हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है 2010 से लेकर 2022 तक, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सेट वाइज जो है करवा रहे हैं। इससे पहले 2 सेट हम लोग कर चुके हैं जो कि 2010 में पूछा हुआ था। अभी आज जो सेट करवाने जा रहे हैं वो है 9/12/2012 ईस्वी को जो प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आज करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि हिंदी का क्वेश्चन है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का ये जो सेट है 9/12/2022 प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक्स करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटे, यानी कि शुद्ध वाक्य को इसमें छांटना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नेताजी को आज वहाँ जाना है। ऑप्शन बी है नेताजी ने आज वहाँ जाना है। ऑप्शन सी है आज वहाँ नेताजी ने जाना है। और ऑप्शन डी में है कि वहाँ आज नेताजी ने जाना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेताजी को आज वहाँ जाना है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन है वाक्य, ऑप्शन बी में है शब्द, ऑप्शन सी में है क्रिया और ऑप्शन डी में है संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा शब्द। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो शब्द कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि अ क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है एक स्वर है, ऑप्शन बी में है एक व्यंजन, ऑप्शन सी में है अयोगवाह और ऑप्शन डी में है अंतः अस्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में आचार और विचार, ऑप्शन बी में है आचरण और सिद्धांत, ऑप्शन सी में है विचार और राय और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बर्ताव और निर्णय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आचार और विचार जो है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन संधि के उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में उल्लास, संगम और तथास्तु, ऑप्शन बी में है संभावना, सद्भाव और बहिष्कार, ऑप्शन सी में है वातावरण, उल्लास और संस्कृत, ऑप्शन डी में है उल्लास, संगम और संभावना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उल्लास, संगम और संभावना जो है व्यंजन संधि के उदाहरण है। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि सीता सावित्री का जो है सीता सावित्रियों का क्या अर्थ है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए में व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक के रूप में, ऑप्शन बी में है भाववाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में और ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि सकर्मक क्रिया, एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष और भूतकाल कृत्यवाची। ऑप्शन बी में अकर्मक क्रिया, एकवचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल और कृत्यवाची। ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया, एकवचन, स्त्रीलिंग, मध्यम पुरुष, भूतकाल और कर्मवाची। जबकि ऑप्शन नंबर डी में है सकर्मक क्रिया, एकवचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष तथा भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। बालक ने रोटी खाई क्या है, सकर्मक क्रिया है, एकवचन है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, भूतकाल है और कृत्यवाची है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि रामचरितमानस किसने लिखी। रामचरितमानस किसने लिखी। ऑप्शन में है तुलसीदास, बी में है वेद व्यास, सी में है वशिष्ठ और डी में है वाल्मीकि। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस किसने लिखी है, तो तुलसीदास जी ने लिखी है।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी में है स्थानीय निकायों के सदस्य, ऑप्शन सी में है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और ऑप्शन नंबर डी में है आम मतदाता। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर ए में है समानता का अधिकार, बी में है एक में दिया हुआ है समानता का अधिकार, 2 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 में श्रम का अधिकार और 4 में है शोषण का अधिकार। अब देखिए आंसर जो है इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों के दोनों जो है अधिकार की गारंटी देता है कौन, संविधान। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी में है कि प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। ऑप्शन नंबर सी में है कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी में है कि मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस यानी सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में है 6, बी में है 7, सी में है 8 और डी में है 10। तो इसका जो वर्तमान में सदस्य संख्या है सार्क का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। वर्तमान में सार्क की जो सदस्य संख्या वो कितनी है, 8 है, ठीक है। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। ऑप्शन नंबर ए में है केसरी, बी में नेशनल हेराल्ड, सी में हरिजन और डी में है द हिंदू। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिजन। हरिजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है 1961 में दहेज विरोध अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी में है कि दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्षों की सज़ा होती है। ऑप्शन नंबर सी में है दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। और ऑप्शन नंबर डी में है कि लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्षों की सज़ा होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी में राम मनोहर लोहिया और डी में आचार्य विनोबा भावे। तो भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन जो है शुरू किए थे वो किए थे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। संघवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी में है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, सी में है स्थानीय सरकारों को सशक्त करना और ऑप्शन नंबर डी में है सत्ता का केंद्रीकरण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण। क्या हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। ऑप्शन है कर्नाटक, बी है उत्तर प्रदेश, सी में है गुजरात और डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में विधान परिषद नहीं है। अभी वर्तमान में विधान परिषद सदस्य जो 6 राज्य में है वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इस 6 राज्य में जो है अभी वर्तमान में विधान परिषद है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है किस देश में? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी में है इंग्लैंड, सी में स्विट्जरलैंड और डी में नेपाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में है लालू प्रसाद यादव और ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1977, सी में है 1980 और डी में है 1984। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1608 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1780 ईस्वी, सी में है 1650 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1900 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत जाने जाते हैं। ऑप्शन ए में है ईसाई संत के नाम से, बी में है हिंदू संत के नाम से, सी है मुस्लिम संत के नाम से और डी है बौद्ध संत के नाम से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। सूफी संत मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, बी में है विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, सी में है शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना और ऑप्शन नंबर डी में है शस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? ऑप्शन ए में है जैन धर्म, ऑप्शन बी में है बौद्ध धर्म, सी में है ईसाई और डी में है इस्लाम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ही दूसरा नाम था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है ज्योतिबा फुले, बी में है मैडम ब्लात्वस्की, सी में एनी बेसेंट और डी में बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैडम ब्लात्वस्की जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका ए में है जर्मनी का सुदेटेनलैंड पर दावा, बी में है स्पेन का गृह युद्ध, सी में है 1931 का चीन और जापान के बीच युद्ध और ऑप्शन नंबर डी में है 1929 से 29 का आर्थिक संकट। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है अहमदाबाद में, बी में है इलाहाबाद, सी में है लाहौर और डी में है लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन नंबर ए में है चंपारण आंदोलन, बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, ऑप्शन नंबर बी में है कि एडम स्मिथ के लाइसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ऑप्शन नंबर सी में है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई और ऑप्शन नंबर डी में है कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए।
इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1930 ईस्वी और डी में है 1928 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? ऑप्शन ए में है बाल विवाह, ऑप्शन बी में है महिला सशक्तिकरण, सी में है बहु विवाह और डी में है सती प्रथा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? ऑप्शन नंबर ए में खान अब्दुल गफ्फार खान, बी में मोहनदास करमचंद गांधी, सी में है लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहा जाता है या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए में है महान साम्राज्यों का अंत, ऑप्शन बी में है विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, सी में अधिनायकवाद का उदय और ऑप्शन नंबर डी में है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो आपका यही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 20 मार्च, बी में है 21 मार्च, सी में है 23 मार्च और डी में है 22 मार्च। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वह उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, बी में है थर्मामीटर, सी में है हेक्टोमीटर और डी में है एनेमोमीटर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। बैरोमीटर से ही वायु दाब मापा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है, ऑप्शन ए में है ओजोन मंडल, बी में समताप मंडल, सी में क्षोभ मंडल और डी में आयन मंडल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन मंडल। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है गोदावरी नदी, बी में महानदी, सी में नर्मदा नदी और डी में ताप्ती नदी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 3.12, बी में 0.03, सी में है 0.33 और डी में है 3.0%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है किसमें? वायु में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है कैसी? ऑप्शन ए में है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी में है पूर्व से पश्चिम और ऑप्शन डी में है पश्चिम से पूरब। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम से पूरब। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह जो है वो होती है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है कंटूर्स, बी में है आइसोथर्म, सी में है आइसोबार और डी में है आइसोहाइट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है उपभोक्ता, ऑप्शन बी में उत्पादक, सी में है विघटक और डी में है परजीवी। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि उत्पादक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, ऑप्शन ए में है माही, बी में है चंबल, सी में है तापी और डी में है नर्मदा।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। चंबल नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है ए में निरपेक्ष आर्द्रता, बी में मिश्रण अनुपात, सी में विशिष्ट आर्द्रता और डी में है सापेक्ष आर्द्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यही ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष आर्द्रता। यही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए में है पेंजिया, बी में है प्रेरीज, सी में है पिरिनीज और डी में है पेंथालसा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पेंजिया जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। ऑप्शन ए में है सियाल, सीमा और निफे। ऑप्शन बी में है सियाल, निफे और सीमा। ऑप्शन सी में है सीमा, सियाल और निफे और ऑप्शन डी में है निफे, सियाल और सीमा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले सियाल, सीमा, उसके बाद निफे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है। ए में है भूमध्य सागरीय प्रदेश, बी में है टुंड्रा प्रदेश, सी में है सवाना प्रदेश और डी में है टाइगा प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। इसका ऑप्शन है ए में 1954, बी में है 1955, सी में है 1956 और ऑप्शन नंबर डी में है 1958। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पंचशील का प्रतिपादन कब हुआ था? 1954 में। किनके बीच में? तो भारत और चाइना के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 13 मार्च को, ऑप्शन बी में है 8 मार्च को, ऑप्शन सी में है 15 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी में है 27 जनवरी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक, ये जो लिखा हुआ है रू, किसने तैयार किया है? रुपया किसने तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए में है आर के मोहन, ऑप्शन बी में है डी उदय कुमार, ऑप्शन सी में है आदित्य कश्यप और ऑप्शन डी में है राजन सिंघानिया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार ही नया प्रतीक रुपया का जो है वही तैयार किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड में, सी है कर्नाटक और डी सिक्किम में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए में है वायलिन, बी में सितार, सी में सरोद और डी में है वीणा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोद। अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? तो सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। रेड क्रॉस जो संस्था है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है जीन हेनरी ड्यूनेंट, बी में है मदर टेरेसा, सी में जगदीश चंद्र बोस और डी में है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन हेनरी ड्यूनेंट ही रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए में है अरक्तता, बी में स्कर्वी, सी में बेरीबेरी और डी में रतौंधी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरक्तता। अरक्तता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। ए में है उड़न मीन, बी में चढ़ने वाली मीन, सी में फुफ्फुस मीन और डी में रजत मीन। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, रजत मीन जो है यही हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल के रस के खमीरकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है किस में। ऑप्शन ए में है प्रतान में, ऑप्शन बी है सूल में, ऑप्शन सी है पर्णाभ पर्व में और ऑप्शन डी में है पर्णाभ स्तंभ में।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूल में रूपांतरित हो जाती है। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है, तो सूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें? ऑप्शन ए में है मेढक में, ऑप्शन बी है प्राइमेट्स में, सी है मछलियों में और ऑप्शन नंबर डी है मोलस्क में। देखिए इसका आंसर जो है वो दो आंसर हो जाएगा, पहला मेढक भी हो जाएगा और दूसरा प्राइमेट्स भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो पहले ऑप्शन दिया है वो है मेढक, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 2 ऑप्शन दिया हुआ रहता तो इसमें मेढक और प्राइमेट्स दोनों आंसर हो जाता। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है रक्त वाहिनियों द्वारा, ऑप्शन बी है वायु कोष्ठों द्वारा, ऑप्शन सी में है प्लूरा द्वारा और ऑप्शन डी में है ब्रोंकियालों के द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रक्त वाहिनियों द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है समसूत्री, ऑप्शन नंबर बी में है अर्धसूत्री, ऑप्शन नंबर बी में है अर्धसूत्री, ऑप्शन सी में है असूत्री और ऑप्शन नंबर डी में है उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्री। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? ऑप्शन ए में है गुर्दा एवं फुफ्फुस, बी में है यकृत एवं अग्नाशय, सी में है अग्नाशय एवं लार ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी में है लार ग्रंथि एवं यकृत। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुर्दा और फुफ्फुस जो है पाचक ग्रंथियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए में है 1 हाइड्रोजन बंध द्वारा, ऑप्शन बी में है 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, सी में है 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा और ऑप्शन डी में है 4 हाइड्रोजन बंध द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जो है जुड़े होते हैं कौन? गुआनिन और साइटोसिन। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? ऑप्शन ए में है एमिनोटेलिक, ऑप्शन बी में है एमोनोटेलिक, ऑप्शन सी में है यूरियोटेलिक और ऑप्शन नंबर डी में है यूरिकोटेलिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए में है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन नंबर बी में है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन नंबर सी में है मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से और ऑप्शन नंबर डी में है ओम के नियम से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? ऑप्शन ए में दिया है सीधा होता है, बी में उल्टा होता है, सी में वास्तविक होता है और डी में सीधा या उल्टा हो सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि F बराबर R/2 मान्य है। ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए नहीं, बी में है सिर्फ अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं, सी में है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए और डी में है ना तो अवतल दर्पण के लिए ना ही उत्तल दर्पण के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए F बराबर R/2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है क्या? ऑप्शन में ए में है द्रव्यमान, बी में है माध्यम के कण, सी में है ऊर्जा और डी में है विभवांतर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है
सही आंसर हो जाएगा इसका ऊर्जा। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ हमेशा क्या लेके चलती है, ऊर्जा लेके चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट डैश डैश के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए में ऊर्जा संरक्षण, बी में है बर्नौली प्रमेय, सी में है एवोगैड्रो परिकल्पना और डी में है संवेग संरक्षण। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है रॉकेट। नेक्स्ट है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी। ऑप्शन ए में है फोकस से गुजरेगी, ऑप्शन बी में है वक्रता केंद्र से गुजरेगी, ऑप्शन नंबर सी में है ध्रुव से गुजरेगी और ऑप्शन नंबर डी में है कि अपने ही रास्ते गुजरेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ऑप्शन ए में है B, ऑप्शन बी में 2B, ऑप्शन सी है 4B और ऑप्शन डी में है B/2। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2B इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता दिया हुआ कि किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है। ऑप्शन ए में है यह एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी में है कि यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है। ऑप्शन सी में है यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है और ऑप्शन नंबर डी में है कि यह एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। ऑप्शन ए में है जर्मन सिल्वर, बी में है पीतल, सी में कांसा और डी में मैग्नीशियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कि विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है मोलरता, मोललता, ग्राम प्रति लीटर और नॉर्मलता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोललता, मोललता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में है CnH2n, बी में है CnHn-2, ऑप्शन सी में है CnH2n+2 और ऑप्शन नंबर डी में है CnH2n-2। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी CnH2n-2 एल्काइंस का सामान्य सूत्र है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है क्या। ऑप्शन ए में है रिचर पैमाना, बी में है रेडियो समस्थानिक, सी में है GM गणक और डी में है रेडियोग्राफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GM गणक, GM गणक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GM गणक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। GM गणक से यहाँ तात्पर्य है गीगर मूलक गणक। क्या है, गीगर मूलक गणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं। Na2SO4, ऑप्शन बी में है CaCl2, ऑप्शन नंबर सी में है H2O और ऑप्शन नंबर डी में है NH3। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि H2O यानी कि जल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल में जो है आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य में होता है, द्रव्य में होता है। ए में है नियत आयतन, नियत आकार एवं असंकुचन, ऑप्शन बी में है नियत आयतन, अनियत आकार एवं अत्यधिक संकुचन, ऑप्शन नंबर सी में है नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकुचन, ऑप्शन नंबर डी में है अनियत आयतन, अनियत आकार एवं अत्यधिक संकुचन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकुचन द्रव्य में यही होता है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक रंगहीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है, तो गैस Y क्या है।
यही पूछ रहा है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है यानी नाइट्रोजन है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें कि रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4वां हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 5800 वर्ष, बी में है 11600 वर्ष, और ऑप्शन नंबर सी में है 8700 वर्ष, जबकि डी में है 2900 वर्ष, यानी कि 2900 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11600 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। ऑप्शन ए में है केरोसिन, नेफ्था और डीजल ऑयल। ऑप्शन बी में है डीजल ऑयल, केरोसिन तथा नेफ्था। ऑप्शन सी में है केरोसिन, डीजल ऑयल और नेफ्था, जबकि ऑप्शन नंबर डी में है नेफ्था, डीजल ऑयल और केरोसिन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेफ्था, डीजल ऑयल और केरोसिन। तो फ्रेंड्स ये था आपका, हम लोग जो प्रीवियस बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का जो सेट लगा रहे हैं, आज तीसरा सेट था। ये 2 सेट इससे पहले हम लोग जो है लगा चुके, आज था तीसरा सेट। कौन था? तीसरा सेट था। और ये 9/12/2012 को जो प्रथम पाली में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन था जीके, जीएस, करंट और हिंदी सब्जेक्ट से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख के कम से कम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसके लिहाज से आप लोगों की तैयारी किस तरह से चल रही है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आप लोगों को अच्छा खासा मदद ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन, अगले जो सेट होगा वो प्रैक्टिस, वो सेट नंबर 4 के साथ हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।